नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और दंगल 5 में आज यूपी के दंगल में पहले राउंड का मुकाबला है और पहले राउंड में जबरदस्त टक्कर हो रही है। हर पार्टी अपनी जीत का दम तो भर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर जो है वो सब जानता है और अपने मताधिकार का बेहद सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करेगा। और आप देख रहे हैं कि कई जगह चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहे इसकी कोशिश के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। महिलाओं को वोट डालने के बाद गुलाब दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों में भी वोट को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है और तमाम लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने भी तड़के सुबह ही वोट डालकर ये संदेश देने की कोशिश की कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, व्यस्तताओं के बीच में समय निकालें। तो दिव्यांग भी खासतौर से कई दिव्यांग फ्रेंडली बूथ भी बनाए गए हैं, कई व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वो भी खासतौर से पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए एक संदेश के साथ कि आप भी अपने वोट का इस्तेमाल करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेंद्र जी भी हैं। लेकिन सबसे पहले एनके सिंह जी, आपसे मेरा सवाल, 73 सीटें हैं 15 जिलों की। अगर विरोधाभासी नतीजों की बात करें तो विधानसभा में जिस तरह से 2012 में था, एसपी बीएसपी क्लोज फाइट, बीजेपी कांग्रेस बहुत ज़्यादा कुछ दमखम नहीं पेश कर पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कैसी लहर चलती है कि 40% वोट परसेंटेज हो जाता है और एक भी सीट कोई दूसरी पार्टी निकाल के नहीं ले जाती है। अब एक बार फिर वो लहर जो है कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा मुकाबला आप देखते हैं? नहीं, ये बहुत स्पष्ट ट्रायंगुलर फाइट है, बल्कि यूँ कहिए क्वाड्रेंगुलर फाइट है, चतुष्कोणीय मुकाबला है अजीत सिंह फैक्टर की वजह से। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, 2012 और जब 14 का आप असेसमेंट करेंगी तो दोनों में बीजेपी को एक क्वांटम जंप मिला। 15% से बीजेपी 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 42.6% पे पहुंच गई। और ये वोट्स आए कहाँ से? 7% मुलायम सिंह की पार्टी का वोट कम हुआ, 6% बहुजन समाज पार्टी का कम हुआ, 4.5% कांग्रेस का कम हुआ और 2% अजीत सिंह का। ये सारे वोट बीजेपी में गए। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कास्ट फैक्टर ने काम नहीं किया। कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन काफी लोगों ने वोट दिया बीजेपी को। आज क्या स्थिति है, अगर आप इसको देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि जिसका मतदाता जो होता है वो पान नहीं खाता, चाय नहीं पीता, चौराहों पे वोकल नहीं है, वो है बहुजन समाज पार्टी और उसका यहाँ पे बेस काफी मजबूत है। आप देखें 24 अगर सीटें जीती है इस इलाके में समाजवादी पार्टी ने, तो 24 ही मायावती ने जीती हैं। और वो भी उस दौर में जब बिल्कुल दबदबा था समाजवादी पार्टी का, उस दौर में निकालना अपने आप में आपकी मजबूती दिखाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ऐसे में मायावती को हम मीडिया की प्रॉब्लम यह है कि जो वोकल सेक्शन होता है हम उसको ही हाईलाइट करते हैं, वरना अगर आप देखें तो जबरदस्त फाइट में है यहाँ पे बीएसपी। और बीएसपी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है, 100 में से 40 यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएसपी के वो मुस्लिम हैं। तो मुझे लगता है कि इस फैक्टर को हमें नहीं भूलना चाहिए जब हम एनालिसिस करें। चलिए, तो हमारे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गिरिजा जी, लगभग 20% दलित वोट बैंक है, इतना ही लगभग मुस्लिमों का भी वोट फीसद है। तो ऐसे में आपको हाँ, इस इलाके में 30% है। अगर हम यूपी की बात करें तो 21 और 19 ये आंकड़ा आता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो MY समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी उस पर हमेशा खेलती आई है यूपी में, लेकिन दलित और यहाँ पर मुसलमान साथ आके क्या बीएसपी के लिए एक बड़ा फेरबदल करने का मादा रखते हैं? गिरजा जी से सवाल था मेरा, लेकिन वो साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो कुछ तकनीकी वजह से। एनके सिंह जी, अगर बात करें कि जाट वोट बैंक भी जो है वो छोटे चौधरी के साथ बहुत खुलकर नहीं है, क्योंकि उससे भी नाराजगी है। बीजेपी के साथ आया था लेकिन उससे भी नाराजगी है कि हरियाणा में जो कुछ हुआ और जिस तरह से उनकी कुछ मांगे हैं उनको जिस तरह से बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई, तो दोनों से ही कहीं ना कहीं मोहभंग हुआ है। और जाटों में भी आप देखेंगे कि मुस्लिम जाट भी है, फिर हिंदू जाट भी है, उसके भी अलग एक बहुत सारा उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो इस सब के बीच में आपको लगता है कि बीएसपी एक डार्क हॉर्स के तौर पे उभर सकती है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि बीएसपी का ये स्ट्रांग होल्ड रहा है और उस जमाने से रहा है जबकि आमतौर पे पार्टियां कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उस तरह का नहीं ग्रो हुआ था, उस समय से है। तो हम बड़ी सीधी सी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर हम बीएसपी के
इमरजेंस को या बीएसपी के एस्टेब्लिश पॉपुलैरिटी को हम इग्नोर करेंगे तो शायद एनालिसिस हमारी गलत होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 24 सीटें अगर समाजवादी पार्टी को हैं तो 24 ही बीएसपी को भी मिलती है। इसका सीधा मतलब है कि बीएसपी बहुत ही मजबूत पाए पे है। एक चीज और भी है, इस पूरे में जो हम लोग ट्रेडिशनल एनालिसिस करते हैं, कास्ट एनालिसिस या कम्युनिटी एनालिसिस, उससे ये नहीं चलेगा। एक बड़ा वर्ग है जो ये देखना चाहता है कि गवर्नेंस हमें बेटर कौन देगा, और जब ये देखता है तो उसको कई बार लगता है कि गवर्नेंस हमें जो पिछला मिला था वो 4.5 साल का, उसमें एक अखिलेश का पॉजिटिव चेहरा जरूर है और कांग्रेस के साथ वो मल्टीप्लाई किया है। लेकिन वो 6 महीने का जो पूरा का पूरा नूरा कुश्ती हुई थी, उससे क्या वो 4 साल का वो भूलेगा? ऐसा भूल जाएगा वोटर? क्या वोटर इतना मासूम होता है? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। सुदेश वर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, अगर हम बात करें, आप किसको अपने लिए फाइट में सबसे ऊपर मानते हैं? आपका मुकाबला किससे है? जीत का दम तो आप भरेंगे, लेकिन आपका मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किससे है? देखिए, मैं पहले भी आपको बताया पिनाक जी, हम लोग इस ट्रेडिशनल एनालिसिस को नहीं मानते, क्योंकि एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है पूरे कंट्री में। आपने देखा होगा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और वही डेवलपमेंट जब मुद्दा 2014 में बना तो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये वही एनालिस्ट हैं जो बोलते थे नहीं, सवाल ही नहीं है बीजेपी का ऐसा कुछ हो सकता है। वही मतदाता उत्तर प्रदेश का भारी संख्या में आके डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया। तो ऐसा क्या कारण है कि वो डेवलपमेंट के नाम पर नहीं वोट देगा आज असेंबली में, जबकि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो अपने कास्ट और रिलीजियस लाइन पर वोट देगा? कि भाई आपकी डेवलपमेंट जो है मोदी जी की, वो तो 2019 में आकी जाए। यहाँ तो विरोधियों की नाकामी थी ना, आपकी डेवलपमेंट कहाँ थी? और बिहार सामने है। यही मैं बता रहा हूँ ना, तो आप वही बता रहा हूँ। जी वही बता रहा हूँ। और वही बिहार बता रहा हूँ। में तो आप जो मुझे कह रहे हैं कि आपका विकास का मुद्दा, तो विकास का मॉडल, और अगर वो वेव की बात करें, जो टेक्टोनिक वेव की आप बात कर रहे हैं, वो वेव तो बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा चरम पे थी। तब भी वहां पर जो अब मुझे सुन भी लीजिए, मैं अपना पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूं। जी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल जी के साथ, उन्होंने 10 पॉइंट एजेंडा दिया, रीपैकेजिंग किया, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की। लॉ एंड ऑर्डर जब नहीं होगा तो स्मार्टफोन युवाओं का छीन लेगा गुंडा लोग, साइकिल पर औरतें जाएंगी, उनका रेप हो जाएगा लड़कियों का। लॉ एंड ऑर्डर के बिना कैसे हो सकता है? लोगों के मकान पर कब्जे किए जाएंगे, जमीन पर कब्जे किए जाएंगे। असली मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए अखिलेश जी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने इमेज को बदल सकते हैं, लेकिन लोग जो हैं जो दहशत में जी रहे हैं, चलिए, आपको लगता है कि उनकी नाकामी जो है वो हावी होगी और विकास पुरुष आपकी नैया पार लगा ले जाएंगे? हमारे साथ इस वक्त केसी पांडे जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। केसी पांडे जी, 6 महीने में जो आपका इमेज मेकओवर हुआ है ना, लोग कह रहे हैं 4.5 साल जनता भूलेगी नहीं, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। नहीं, ऐसा है पिनाक जी, डेवलपमेंट वर्क किया है, जो विकास का कार्य किया है, जो प्रदेश में उन्होंने विकास और खुशहाली पर जोर दिया है, वो ज्यादा काउंट करेगा। परिवार का या पार्टी में जो विवाद थोड़ा बहुत पैदा हो गया था, उसको जनता बहुत याद रखने वाली नहीं है। पैदा किया था। कार्य के महत्व जो अखिलेश जी ने काम का महत्व दिया, कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया, जो विकास के मुद्दे पर कार्य किया, वो ज्यादा हमारे अखिलेश जी तो जुमलेबाजी नहीं हुई, हमारे यहाँ काम हुआ। जुमलेबाजी में हमने विश्वास नहीं किया, और जो जुमलेबाजी हुई और स्वीकार भी लोगों ने किया कि हाँ जुमलेबाजी हो रही है। तो अखिलेश जी के कार्यों पर अखिलेश जी ने कार्य किया, कोई आरोप नहीं लगा, कोई उंगली नहीं उठा पाया, उसके नाते लोग समाजवादी पार्टी वोट करेंगे। साइकिल के दोनों पहिए इतने मजबूत थे तो हाथ से धक्का लगवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाथ की सांप्रदायिक शक्तियां, धर्मांध शक्तियां, पिनाक जी, सांप्रदायिक और धर्मांध शक्तियां झूठ बो करके, फरेब करके, मक्कारी करके कई सत्ता हासिल न कर ले, जनता को गुमराह न कर ले, इसलिए वोटों का बंटवारा न हो। वो नेता ही क्या जो आखिरी वक्त तक अपने विरोधियों पर वार न करे और अपनी जीत का दम न भरे, और ये दोनों नेता साफ दिख रहे हैं। यूपी के दंगल में पहले राउंड की लड़ाई चल रही है, और जिस तरह से एनके सिंह जी कह रहे थे कि इस राउंड में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर मायावती की ताकत को कम करके आंकना गलती होगी, और यह गलती कई पोलस्टर्स जो हैं वो कर रहे हैं। गिरजा जी, इसी बात को आगे अगर मैं आपके सम्मुख ले जाऊं तो क्या वाकई में जिस तरह से उन्होंने 100 मुस्लिम
कैंडिडेट उतारे हैं। 40 तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जब 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर में सब धुल गए थे, तब भी वो यहाँ से कांटे का मुकाबला देने में कामयाब रही थी। तो कहीं ना कहीं उनको कमतर करके आका जा रहा है और वो छुपी रुस्तम भी साबित हो सकती है इस लड़ाई की। मायावती को कमतर करके आकर नहीं जा सकता। और मायावती की रणनीति में वो इस बात को समझती है कि केवल दलित वोटों के सहारे वो सरकार नहीं बना सकती, और उनको जीत हासिल करने के लिए मुस्लिम या सवर्ण उनमें से उनका एक हिस्सा उनके लिए बहुत जरूरी है। उनके साथ ही वो सरकार बनाने की या जीतने की स्थिति में होंगी, और इसीलिए उन्होंने इस बार टिकट बांटने में भी और अपने प्रचार के पूरे तौर तरीकों में मुस्लिमों को बहुत तवज्जो दिया है। और यदि ये कॉम्बिनेशन पश्चिम आज के पहले दौर के मतदान में यदि काम कर गया तो मायावती को बहुत फायदा होगा। लेकिन यहाँ एक बात भी समझना चाहिए कि दलित कोई जाति नहीं होती, बहुत सारी जातियों का कॉम्बिनेशन होता है दलित। तो कोई जरूरी नहीं है कि दलित वोट एक जाई होकर एक साथ जाएं, उनमें डिवीजन हो सकता है। जो लोकसभा में 2014 के हमने देखा है कि उस डिवीजन का लाभ बीजेपी को मिला था। चलिए, तो ये डिवीजन होगा नहीं होगा कि दलितों के साथ मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक से काम करे। चलिए, तो यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा है। 15 जिलों की 73 सीटों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं और लड़ाई में हर पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह का वोटिंग टर्नआउट हो रहा है? जो अगर आपके पास कोई आंकड़े आए हों आसपास के, कितना परसेंटेज वोटिंग हुई है इस इलाके में? देखिए पिनाक, सुबह जो 7 बजे से 9 बजे तक का जो परसेंटेज आया था वो 13% था, और एक और फ्रेश आंकड़ा भी हमारे पास आया है जो कि 11 बजे तक का है। अब तक 26% मतदान गाजियाबाद में हो गया है। अगर शुरुआती रुझान के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज बड़ा है ये, और अब आने वाले समय में जो 5 बजे तक का जो समय है उसमें तकरीबन 60 से 65% तक मतदान होने की संभावना है, जिस हिसाब से अभी शुरुआती रुझान आया है। जी, तो एक अच्छा वोटर टर्नआउट यहाँ पर निकल रहा है और हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि अगर आपके इलाके में भी आज मतदान हो रहा है तो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की हर बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।